हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग सब भारत के भूगोल के बारे में देखेंगे कि हमें एग्ज़ाम्स के लिए किस किस टॉपिक को कंप्लीट करना है, जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत के भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो भूगर्भिक संरचना है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो भारत के जो भूगर्भिक संरचना है, कैसे चट्टानी उसकी बनावट है, उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे भारत की जो हमें भौतिक विभाजन है उसको हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अफवाह तंत्र को देखेंगे। उसके बाद वनस्पति को देखेंगे। उसके बाद कृषि को देखेंगे, एग्रीकल्चर को देखेंगे। उसके बाद संसाधन को देखेंगे, उद्योग के देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जनसंख्या को और मृदा और मानसून को देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। और एक एक करके टॉपिक को हम लोग उठाते जाएंगे और इससे बारीकी से अनुसार पढ़ते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहला टॉपिक्स को देखते हैं, जो भारत की जो भूगर्भिक संरचना है, जो उसकी बनावटी है, तो उसके बारे में हम लोग सब देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है कि भारत की जो भूगर्भिक संरचना है उसके बारे में देखेंगे और जो भारत की जो चट्टानी संरचना है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, ठीक है, कि भारतीय भूभाग की अलग अलग मैदानी प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के चट्टानें पाई जाती है। यानी इसमें यही बात कहा जा रहा है, इसमें देख सकते हैं, ठीक है, कि जो भारतीय भूभाग के अलग अलग जो प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। क्या ही हो गया है यार। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि भारत की जो भूगर्भिक संरचना है उसके बारे में देखेंगे और इसके बारे में क्या क्या लिखा गया है वो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इसमें यही बताया जा रहा है कि भारतीय भूभाग के जो अलग अलग, यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय भूभाग के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ कहा जाए दोस्तों कि भारतीय जो भूभाग के चट्टानों का अध्ययन करना ही जो भूगर्भिक संरचना अथवा चट्टानी संरचना कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ देखते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखते हैं दोस्तों कि भारत की जो अलग अलग समय में अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा भिन्न भिन्न चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये भारत के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, कि भारत में अलग अलग समय में अगर देखा जाए तो अलग अलग प्रक्रिया के द्वारा जो भिन्न भिन्न चट्टानों का यहाँ पर निर्माण हुआ, ठीक है। अर्थात अगर देखा जाए, ठीक है, तो अलग अलग भागों में जो अलग अलग जो भाग हैं अलग अलग संरचना के विशेषता की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार के यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें देखते हैं कि भारत में प्राचीन चट्टानों से लेकर जो कि नवीनतम चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। यानी कि भारत में जो कि प्राचीन अनेक चट्टानें के साथ साथ देखा जाए तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है नवीनतम चट्टानें भी पाई जाती हैं। इसी कारणवश चट्टानों की संरचना को के दृष्टिकोण से इसे क्या करते हैं, संग्रहालय कहते हैं, ठीक है। यानी कि भारत को क्या कहते हैं, संग्रहालय कहते हैं, ठीक है। इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण को देखेंगे, ठीक है, किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है, किस प्रकार से इनको बांटा गया, ठीक है। देखिए, उत्पत्ति के समय के आधार पर बांटा गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर सबसे पुरानी चट्टानों की बात करें हम तो यहाँ पर आर्कियन चट्टानें, ठीक है। उसके बाद अगला चट्टान धरवार चट्टान है। उसके बाद कुड़प्पा की चट्टान है। उसके बाद विंध्यन जो कि चट्टान है। उसके बाद द्रविडियन चट्टान है, गोंडवाना की चट्टान है, दक्कन का चट्टान है, टर्सरी चट्टान है और क्वाटरनरी चट्टान है जो सबसे नवीनतम है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं और इसी क्रम में हम लोग सब एक एक करके सभी जो उनके किस जगह पर कौन सा चट्टान की उत्पत्ति हुई है उसके बारे में हम लोग सब यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सब आर्कियन चट्टान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पुराना है और सबसे नवीनतम की बात करें तो हमारा क्वाटरनरी चट्टान है जिसकी उत्पत्ति आज भी हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सब यहाँ पर आर्कियन चट्टान के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और इसको देखते हैं। आइए,
देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं आर्कियन चट्टान के बारे में, ठीक है। तो इसके सबसे पहले हम लोग नामांकन को देखेंगे, विस्तार को देखेंगे, उत्पत्ति को देखेंगे, विशेषता और महत्व को देखेंगे। तो इसी प्रकार से हर एक चट्टान के उसकी नामांकन को देखेंगे, विस्तार को देखेंगे, उत्पत्ति को देखेंगे, विशेषताएं को देखेंगे और इनके महत्व को देखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें लिखा गया है कि ये चट्टानें सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं। किसके बारे में कहा जा रहा है दोस्तों? तो ये कहा जा रहा है हमारा आर्कियन चट्टान के बारे में। उसके बाद कहा जा रहा है कि इसी कारणवश जो है, यानी कि इसी कारणवश इन चट्टानों को आर्कियन चट्टान कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? आर्कियन चट्टान कहा जाता है, ठीक है। अगर हम विस्तार को देखें हम, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इनके विस्तार को आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं विस्तार को यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम राजस्थान की बात करें यहाँ पर, तो इस जगह में देखें हम लोग सब, तो गुजरात में भी है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है और मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इस एरिया में देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम दक्षिण में अगर आते हैं, ठीक है, यहाँ दक्षिण में आते हैं तो यहाँ तेलंगाना देख सकते हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और जो मुख्य रूप से यहाँ पर पाई जाती है कौन सा? आर्कियन चट्टानें। उसके बाद जस्ट थोड़ा सा ऊपर हम आते हैं, ठीक, यहाँ पर है जो झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर जो कि देखिए इस सभी लोगों को हम सब गौण रूप से जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसकी विस्तार है, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा। चल दोस्तों, अब देखते हैं कि भारत में इन चट्टानों का विस्तार के बारे में देखा हमने, लोकेशन के आधार पर देख लिया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा इसको थ्योरेटिकल देख सकते हैं, ठीक है, कि ये चट्टानें मुख्य रूप से जो है कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और गौण रूप से, जिससे गौण रूप में आप देख सकते हैं गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि जगहों पर इसका विस्तार है, ठीक है, किसकी? आर्कियन चट्टानों की, ठीक है। तो आप इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा इसकी विशेषताएं को देखेंगे। आर्कियन चट्टान की विशेषताएं क्या था? अगर विशेषताएं की बात करें हम, पहले देखते हैं कि इन चट्टानों की उत्पत्ति पृथ्वी के जो शीतलीकरण करने के, जब हमारा पृथ्वी का जब उस समय उत्पत्ति हो रहा था, तो उस समय जो अंदर के जो मैग्मा जो लावा के रूप में जैसे बाहर निकले, तो उसके ठंडा होने के बाद, ठीक है, तो जब ठंडा हुआ, जब शीतलीकरण हुआ, तो उसी प्रक्रिया के कारण क्या हुआ? इन चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जाता है कि ये चट्टानें जो कि प्राथमिक चट्टानें को ध्यान बिल्कुल है, जब पहली बार इस चट्टान का जब निर्माण हुआ, इसलिए इसे प्राथमिक चट्टानें का उदाहरण इनका नाम दिया गया, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि ये चट्टानें स्थल कृतियों के आधार पर उपस्थित है, यानी कि जहाँ कि इन स्थल कृतियों के आधार पर इनकी उपस्थिति है, ठीक है, सभी जगह नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये चट्टानें लावा की चट्टानें हैं और कठोर है किस्म की चट्टानें। देखिए लावा के चट्टाने के मतलब जो मैग्मा जो पिघल कर जो बाहर निकला, तो एक लावा के रूप में निकला, ठीक है। तो वही लावा के रूप में चट्टाने की बातें कही जा रही है और ये बिल्कुल क्या कठोर किस्म की चट्टानें हैं, ठीक है। तो इन बातों को यहाँ पर बताया जा रहा है। उसके बाद और इसकी विशेषता को देखें दोस्तों कि ये चट्टानें जो कि मूल रूप से उपस्थित ना होकर रूपांतरिक रूप में उपस्थित, रूपांतरित कहने के मतलब उसके के रूप को चेंज हो जाना, ठीक है, टूटना फूटना, छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाना, ठीक है। तो इस प्रकार से होती है, ठीक है। उसके बाद अगला देखा गया कि इन चट्टानों में जीवाश्म की अनुपस्थिति है, क्योंकि इन चट्टानों के निर्माण के समय पृथ्वी सतह का जीवन अनुपस्थित रखिए। कहा जाता है कि जब माने पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ तो उस समय क्या था कि उसमें जीव जंतु तो की अनुपस्थिति थी, और इसी कारण से इन चट्टानों की जो यही बात कहा जा रहा है कि इन चट्टानों में जो है जीवाश्म की अनुपस्थिति, जीवाश्म कहने का मतलब होता है उसमें अनुपस्थित नहीं है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो लावा के चट्टान है, गर्म है, हीट है, इस कारण से जब गर्म है ही तो उसमें फिर जीवाश्म कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस बातें को वहाँ पर कही जा रही है। उसकी बात देखते दोस्तों अगला है कि इन चट्टानों में महंगे पत्थर जैसे कि ग्रेनाइट हो, बेसाल्ट हो, नीस और शिस्ट जैसे आदि पाए जाते हैं, तथा खनिजों के रूप में और कहीं कहीं लोहा, निकेल जैसे खनिज भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इन चट्टानों में महंगे प्रकार के जैसे कि ग्रेनाइट हो, बेसाल्ट हो, नीस हो और शिस्ट आदि पाए जाते हैं, तथा खनिज के रूप में देखा जाए तो लोहा, निकेल जैसे खनिज भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और ये पूरी तरीक़ा से देखा जाए तो ये चट्टानें कैसी हैं, तो अगर देखा जाए तो मतलब कि कठोर चट्टानें, ठीक है, और इसमें जीवाश्म रहित चट्टानें, ठीक है, जीवाश्म की उपस्थिति नहीं है, ठीक है।
इस प्रकार से आप यहाँ पर इन चट्टान के बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो दूसरे क्रम की जो चट्टानें हैं वो है धरवाड़ चट्टान। ठीक है, धरवाड़ चट्टान के बारे में अगर बात करें हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, धरवाड़ चट्टान। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले इसको देखेंगे, ठीक है, कि अगर यहाँ बात करें जाए इसकी लोकेशन को देखते हैं, थोड़ा सा विस्तार को देख लेते हैं। ठीक है, विस्तार की बात करें हम तो ये राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया और कर्नाटक, इस प्रकार से देख सकते हैं हम। उसके बाद थोड़ा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में देख लेंगे। उसके बाद असम में भी देख सकते हैं और यहाँ पर मेघालय में भी चट्टान को देख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम छत्तीसगढ़ भी और झारखंड में देख सकते हैं। उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और इस प्रकार से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को भी यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर धरवाड़ चट्टानों की क्या है उपस्थिति है। ठीक है, उस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ, ठीक है, कि धरवाड़ क्रम की चट्टानें जो कि पहली अवसादी चट्टानें हैं जो कि सर्वप्रथम कर्नाटक के धरवाड़ जिले में उपस्थित है। ठीक है, तो यार यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, कि धरवाड़ क्रम की चट्टानें पहली अवसादी चट्टानें हैं जो कि सर्वप्रथम भारत के कर्नाटक के धरवाड़ जिले में क्या इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोला जा रहा है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ देखा जाए तो अगर इसकी क्रम को देखा जाए तो खड़गपुर की पहाड़ी जो कि एक धरवाड़ क्रम की है। ठीक है, इस प्रकार से बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप तो विस्तार को देख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद थोड़ा सा और इसमें आगे आते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है। देखिए उसी विस्तार के बारे में कहा जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, विस्तार के बारे में ही कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप विस्तार के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, कि ये चट्टानें मुख्य रूप से जो है कर्नाटक तथा राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके विस्तार को देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा आगे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों यहाँ पर है कि अगर उत्पत्ति की बात करें हम, देखिए उसी चट्टान की उत्पत्ति की बातें कही जा रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ उत्पत्ति की बातें कही जा रही है। ठीक है, तो आप इसको उत्पत्ति को यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर उत्पत्ति की बातें कही जा रही है। यहाँ चट्टाने धरवाड़ चट्टाने का निर्माण अगर देखा जाए तो अर्किन चट्टाने अपरदन के कटाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न अवसादों के निक्षेपण के कारण से परिणाम से हुआ। ठीक है, यानी यही बात कहा जा रहा है। ठीक है, कि धरवाड़ चट्टाने का निर्माण जो है आर्कियन चट्टानों के अपरदन करने का मतलब होता है कटाव छटाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न अवसादों के निक्षेपण के प्रक्रिया का एक क्या है परिणाम है। ठीक है, तो मतलब यही है कि चट्टानों के कटाव फटाव के कारण जो है इन चट्टानों का जो है उत्पत्ति हुई है। ठीक है, साफ तौर पर यही कहा जा रहा है। ठीक है, अगर इसकी थोड़ा विशेषताएं की बात करें हम तो आप विशेषताएं देख सकते हैं। ठीक है, क्या है। ठीक है, देखिए अगर विशेषताएं की बात करें हम तो ये जो है सर्वाधिक प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं। ठीक है, और इन चट्टानों में जो कि जीवाश्म की क्या है अनुपस्थिति है, इसमें भी जीवाश्म की मात्रा नहीं पाई जा रही है क्योंकि इन चट्टानों का निर्माण के समय पृथ्वी की पर जीवन नहीं था। ठीक है, तो यही बातें कही जा रही। ठीक है, उसके बाद अगला है कि इन चट्टानों में जीवाश्म ईंधन भी अनुपस्थिति है और इन चट्टानों में जब जीवाश्म ही नहीं है तो इसमें ईंधन कहाँ से मिलेगा। ठीक है, चट्टानों के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वार्टज हो गया, स्लेट हो गया और कहीं केनिस और सिस्ट जैसे पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका आगे और क्या कहा जा रहा है उसमें देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो ये चट्टान जो है ये चट्टानें भी अपने मूल स्वरूप में उपस्थित नहीं है, अर्थात इन चट्टानों क्या रूपांतरित रूप में पाया जाता है। ठीक है, अत्यधिक पुरानी होने के कारण से इन चट्टानों में स्पष्ट रूप से परतें नहीं है। देखिए स्पष्ट रूप से परतें कहने का मतलब होता है जिसकी आर पार देखा जा सके। ठीक है, तो इसमें भी स्पष्ट रूप से जब जीवाश्म रहित है तो कहाँ से परत पाया जाएगा। जाहिर सी बात है कठोर चट्टानें हैं तो इसमें जीवाश्म रहित है। ठीक है, और ये जो है इसमें परतें नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सब धरवाड़ क्रम के चट्टाने के बारे में हम लोग देखा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे आते हैं, ऊपर आते हैं। इसमें और क्या है देखिए, अगर इसके हम महत्व की बात करें हम तो आप देख सकते हैं महत्व के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो धरवाड़ जो चट्टाने जो आर्थिक रूप से
सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इन चट्टानों में धात्विक खनिजें पाई जाती है, ठीक है। जैसे देखा जाए तो लोहा हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया और सीसा हो गया। तो आप देख सकते हैं कि धरवार क्रम के चट्टानों में जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, मैग्नीज, कॉपर तथा तांबा शिस्ट जैसे जो कि इसमें खनिज भी पाए जा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ देखते हैं कि कुडप्पा जो क्रम की जो चट्टानें हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि विस्तार की बात करें हम, ठीक है। तो विस्तार में आप यहाँ दिल्ली देख सकते हैं, ठीक है, गुजरात देख सकते हैं, राजस्थान देख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर कर्नाटक देख सकते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश देख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके विस्तार हैं। उसके बाद अगर देखेंगे कि इन चट्टानों की अगर सर्वप्रथम अगर बात करें हम, तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें की बात करें सर्वप्रथम जो कि आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में पाई गई है। और इस जिले में चट्टानों के सिद्ध अर्ध चंद्राकार पट्टी के रूप में पाई जा रही, एक दिया लिखी है, ठीक है। वही है कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में पाई गई है। और इस जिले में ये चट्टानें आंध्र जो कि अर्ध चंद्राकार पट्टी के रूप में पाई गई जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उस प्रकार दोस्तों यहाँ पर दिखा गया। और उत्पत्ति की अगर बात करें हम, तो इन चट्टानों की उत्पत्ति जो है धरवार चट्टानें जो कि अपरदन के से प्राप्त चट्टानों के अवसादों से निर्माण हुआ, ठीक है। यानी कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो धरवार चट्टानों की अपरदन के प्राप्त जो कि अवसादों के निक्षेपण के कारण से जो है इन चट्टानों का निर्माण हुआ। किसका? कुडप्पा क्रम की चट्टानों की बात यहीं पर कही जा रही, ठीक है। उसके बाद इसमें थोड़ा इनकी विशेषताएं को देखेंगे क्या है, ठीक है। देखिए अगर विशेषताएं की बात करें हम, ठीक है, तो ये चट्टानें अवसादी चट्टानें हैं। चलिए ठीक है, अवसादी चट्टानों का मतलब होता है कि इसमें जीवाश्म पाया जाता है। और ये चट्टानें परत में पाई जाती है। परत पाने कहने का मतलब होता है इसमें जीवाश्म की उपस्थिति है। इसकी भी रूपांतरण है, ठीक है। अगर इसमें बात करें हम तो देख सकते हैं कि इसमें क्या है, इसमें देख सकते हैं कि बालू पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया और क्वार्टज और संगमरमर आदि इसमें पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको चलिए इसमें और इसकी विशेषता को देख लेते हैं, क्या है इसकी विशेषता। अगर इसकी महत्व की बात करें हम, ठीक है, तो महत्व देख सकते हैं कि इन चट्टानों में जैसे कि बालू पत्थर, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट हो गया, संगमरमर हो गया, चट्टानें आदि उपस्थिति है, ठीक है। अगर धात्विक खनिज की बात करें हम के रूप में लोहा, निकेल और मैग्नीज, एल्युमिनियम आदि पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं इसमें खनिज के रूप में लोहा, निकेल, मैग्नीज, एल्युमिनियम आदि जो पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसके महत्व को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है इसमें। देखिए अगर अगला बात करें हम तो एक विंध्यन क्रम की चट्टानें, ठीक है। आप देख सकते हैं कि विंध्यन क्रम की चट्टानें की अगर बात करें हम, ठीक है, तो देख सकते हैं कि विंध्यन क्रम की जो चट्टान है जो क्या है, तो पश्चिम में अगर पश्चिम बात करें तो इस तरफ इधर बात कर जा रही है, ठीक। पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर पूर्व में बिहार के सासाराम तक फैली हुई, ठीक है। और इसके अलावा चट्टानें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक के गोल रूप में रोहतास तक इसके अगर देखा जाए तो इसका रोहतास का पठार भी जो है विंध्यन क्रम का ही, ठीक है। तो देख सकते हैं पूरा जो एरिया है जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर जो कि बिहार के यहाँ कहाँ पर सासाराम तक जो है पूरी तरीक़ा से फैला हुआ है, ठीक है। और रोहतास का पठार भी जो है विंध्य क्रम का ही एक क्रम है, ठीक है। और इस प्रकार से और भी जैसे राज्य में देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि उसमें देखा जाए आंध्र प्रदेश हो गया, इधर आंध्र प्रदेश है, ठीक है, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़, तमाम क्षेत्रों में पाई जा रही, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इसकी उत्पत्ति। देखिए अगर उत्पत्ति की बात करें हम तो विंध्यन क्रम की चट्टानें की उत्पत्ति जो है जो कुडप्पा क्रम की चट्टानों के अवसादों के निक्षेपण से इसका हुआ, ठीक है। यानी कि कुडप्पा क्रम की जो अवसादों के निक्षेपण के कारण से जो है इसकी निर्माण हुआ, ठीक है। किसकी? तो हमारा विंध्यन क्रम की चट्टानें की। अगर इसकी विशेषता की बात करें दोस्तों हम देख सकते हैं विशेषता के देख सकते हैं, ठीक है। तो विशेषता की बात करें तो इसमें हम लोग अवसादी चट्टानें हैं, परतदार इसकी उपस्थिति है, ठीक है। परतदार की उपस्थिति इसमें आप देख सकते हैं। और इसमें देख सेल हो गया, बालू हो गया, पत्थर हो गया, चूना
आदि जिसमें पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज़ कि जीवाश्म की उपस्थिति आप देख सकते हैं। ठीक है, और इन चट्टानों की अपनति और अभिनति, अपनति कहने का मतलब होता है इस प्रकार से, ठीक है, कि मान एक चट्टान ऊपर उठा हुआ भी और नीचे धंसा हुआ भी है। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें यहीं पर कही जा रही है कि ये चट्टानें जो है अपनति और अभिनति के रूप में भी पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी विशेषता को देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके हम महत्व को देखेंगे। ठीक है, अगर महत्व की बात करें हम, ठीक है, जैसे महत्व को देख सकते हैं। ठीक है, तो इन चट्टानों में जैसे कि बालू पत्थर, जैसे बालू पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया और आदि खनिज इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें क्वार्ट्ज जैसे खनिजों की उपस्थिति इसमें है। ठीक है, और कहीं कहीं धात्विक खनिजें भी पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सब इसके चट्टानों के बारे में हम लोग सब देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा। ठीक है, तभी आपको इन सारे जो लोकेशन आपको पता चल पाएंगे। ठीक है, कहाँ पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ज्योग्राफी पूरा के पूरा एक मैपिंग का क्लास है। ठीक है, अगर आपको मैप का अच्छा से नॉलेज है तो आप इस प्रकार की चट्टानों को आराम से आप पकड़ पाइएगा, वरना बिना मैप के आप ज्योग्राफी आप नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक किसी भी एटलस को आप ले लें और आप स्टेट को सबसे पहले आप देखिए, राज्य को देखिए, उसके लोकेशन को देखें, तभी आपको जो है पूरी तरीक़ा से समझ में आएगा। ठीक है, और ऐसे में आपको मैं मैप का क्लास भी साथ साथ मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और हर एक राज्य के बारे में मैं आपको लोकेशन में बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा एक ज्योग्राफी का क्लास और एक मैप का क्लास दोनों साथ साथ चलेगा। तो आप दोनों वीडियो को जो रिलेट करके आप उसको देखिएगा, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं और क्या इसमें है। देखिए दोस्तों, अगला हमारा है द्रव्यन। अगर द्रव्यन क्रम की चट्टानें की बात करें हम, ठीक है, तो विंध्यन क्रम की चट्टानें के पश्चात, ठीक है, अगर द्रव्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है, और इन चट्टानों के जितनी शीघ्रता से निर्माण हुआ उतनी ही शीघ्रता से इन चट्टानों की क्या हो गया, अपरदन हो गया। ठीक है, और यही कारण है कि इन चट्टानों को स्पष्ट प्रमाण उपस्थित है। देखिए, यही कहा जा रहा है कि जब जिस प्रकार से हमारा, ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टानें की जब समाप्ति हुई, ठीक है, तो उसके पश्चात यानी कि विंध्यन क्रम की चट्टानों के पश्चात ही जो है द्रव्यन क्रम की चट्टानें की निर्माण हुआ। लेकिन ये चट्टानें जितना तेज़ी से निर्माण हुआ उतना ही तेज़ी से जो क्या हुआ, इसको समाप्त हो गया। ठीक है, यानी कि इन चट्टानों के स्पष्ट प्रमाण भारत में उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में आप उतना ही रखिएगा। ठीक है, तो आप जान सकते हैं कि द्रव्यन क्रम की चट्टानें कहाँ होगा। देखिए दक्षिण भारत का जो एरिया हमारा है, ठीक है, तो इसी जगह हमारा क्या द्रव्यन क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम सब, अगला चट्टान को देखते हैं। अगला चट्टान कहाँ हमारा, ठीक है, देखिए दोस्तों, काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कि ये हमारा है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें के बारे में आप देखेंगे। ठीक है, कि अगर इसके पहले तो हम देखेंगे, ठीक है, कि ये चट्टानें जो है, ठीक है, अगर इस चट्टानों की बात करें हम, ठीक है, तो प्राचीन गोंड के रूप में पाई जाती है और इसी कारणवश इन चट्टानों में जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहा जाता है। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, और ये चट्टानें जो है नदी घाटियों में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ, तो ये चट्टानें जो है नदी घाटियों में पाई जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगर इसके प्रमुख अगर राज्य की बात करें हम तो देख सकते हैं झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, और गोंड राज्य कहने का मतलब हमारा हो गया जैसे कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, कि इसके कहाँ पर जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें की उपस्थिति है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोकेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको लोकेशन को याद रखना है, तभी आप इसको समझ पाइएगा। देखिए, उसके बाद अगर बात किया जाए, ठीक है, तो दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी, गोदावरी नदी घाटियों में चट्टानों की प्रमुख रूप से पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख देते हैं कि दामोदर नदी घाटी हो गया, सोन नदी घाटी हो गया, महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, घाटियों में चट्टानों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। ठीक है,
उसी प्रकार से अगर उत्पत्ति की बात करें हम, इसकी उत्पत्ति की बात करें हम, तो इन चट्टानों की उत्पत्ति जो अवसादों के निक्षेपण का एक क्या है, परिणाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे आइए दोस्तों, देखते हैं इसकी विशेषता के बारे में। ठीक क्या है, देखिए अगर विशेषता की बात करें हम, तो ये चट्टानें जो कि नदी घाटियों में पाई जाती है, सबसे पहले विशेषता इसकी होगी। ठीक है, दूसरी है कि इसमें अवसादी है। देखिए नदी घाटी की अगर पाई जा रही है तो जाहिर सी बात है अवसादी होगा, अवसादी होगा तो जीवाश्म उसमें पाया जाएगा। ठीक है, और देखिए दिख रहा है कि इसमें जीवाश्म की उपस्थिति होती है। देखिए कोयले के रूप में अगर देखा जाए तो जीवाश्म ईंधन पाया जाता है। ठीक है, अगर इसमें क्या है, कोयले के रूप में क्या है, इसमें जीवाश्म ईंधन पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस चट्टान को देख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आगे इसको महत्व के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि महत्व क्या है इसको देखिए। अगर महत्व के बारे में कहा जाए तो ये चट्टानें जो है कोयले को के लिए प्रसिद्ध है। जाहिर सी बात जीवाश्म है तो कोयला पाया जाएगा इसमें। इन चट्टानों में देखा जाए तो लिग्नाइट हो गया और बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है कि भारत के कुल संरक्षित कोयले का देखा जाए तो 98% कोयला तथा कुल उत्पादन का 99% कोयला जो है इन्हीं चट्टानों में पाई जाती है, यानी गोंडवाना में पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि सोच सकते हैं कि 98% जो कोयला है अगर संरक्षित है तो कहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानों में है, और उत्पादन की बात करें हम तो 99% कोयले इन्हीं चट्टानों में पाई जाती है। ठीक है, और मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें लिग्नाइट और बिटुमिनस कोयला उपस्थिति है, और इसमें एक देखा जाए तो एक प्रकार के क्या है, अवसादी चट्टान है। ठीक है, आगे आइए आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद है दोस्तों दक्कन क्रम की चट्टान। अगर दक्कन क्रम की चट्टानों की बात करें हम, देखिए दक्कन क्रम की चट्टानों की बात करें हम तो सबसे पहले तो आप इसके प्रमुख राज्य को देख लीजिए। जैसे कि अगर बात करें तो मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया और कर्नाटक हो गया। इसके जो प्रमुख राज्य हैं जहाँ पर जो है दक्कन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। दोस्तों आपको इसी प्रकार से आपको लोकेशन को याद रखना है, तभी आप इसको समझ पाइएगा। ठीक है, देखिए दक्कन क्रम की अगर चट्टानें दक्षिण भारत में अगर देखा जाए, ठीक है, दक्षिण भारत में विस्तृत भूभाग में पाई जाती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पूरा एरिया जो है दक्षिण भारत की है। ठीक है, जहाँ पर यह दक्कन क्रम की चट्टानें जो पाई जा रही है। ठीक है, अगर उसके बाद हम आगे देखेंगे। ठीक है, अगर इसमें अगर उत्पत्ति की अगर बात करें हम, ठीक है, देख सकते हैं तो क्रीटेशियस युग में, कहाँ तो क्रीटेशियस युग के अंतिम चरण में दक्षिण भारत के अधिकांश भूभागों पर जो कि दरारी लावा के प्रवाह के कारण हुआ। ठीक है, और इसे लावा के प्रवाह के कारण निर्मित चट्टानें दक्षिणी चट्टानें का दक्कन क्रम की चट्टानें कहलाई। ठीक है, देखिए एक पूरी तरीक़ा से देखा जाए तो लावा से निर्मित चट्टानें हैं, और इसी क्रम को देखा जाए तो इसको दक्कन क्रम की चट्टानें भी इससे कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर इसकी विशेषता की बात करें हम, आप देख सकते हैं इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, अगर विशेषता की बात करें हम तो विशेषता देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये चट्टानें लावा की चट्टानें हैं। कैसे लावा की चट्टानें हैं जो कठोर तथा अपारगम्य चट्टानें हैं। अपारगम्य कहने का मतलब होता है इसको हम लोग आर पार नहीं पाए जाते हैं, इसमें परतदार नहीं होती है। ठीक है, ये चट्टानें क्रिस्टली युक्त में होती है। क्रिस्टली कहने के छोटे छोटे टुकड़ों में होती है, और इसमें जीवाश्म की अनुपस्थिति है, और इस प्रकार देख सकते हैं इसमें क्या है, जीवाश्म की अनुपस्थिति है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि चट्टानों के अपरदन के कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है, जैसे कि रेगुर मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी हम लोग सब कहते हैं। ठीक है, यानी कि दक्कन क्रम की जो चट्टानें हैं पूर्ण रूप से क्या है, एक काली मिट्टी का निर्माण होता है इन चट्टानों से। ठीक है, और इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर इसके महत्व की अगर बात करें हम, ठीक है, देख सकते हैं महत्व के बारे में कि इन चट्टानों में धात्विक खनिजों की उपस्थिति पाई जाती है, जैसे कि लोहा हो, निकेल हो, एल्युमिनियम हो आदि खनिज इसमें पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है टर्शियरी क्रम की चट्टान। देखते थोड़ा सा मिटा हुआ है, थोड़ा देख सकते हैं। टर्शियरी क्रम की चट्टानों की बात करिए। ठीक है, टर्शियरी कहने के मतलब पूरी तरीक़ा से हिमालय के जो कि तराई के क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे। ठीक है, कि ये चट्टानें जो हिमालय के क्षेत्र में उपस्थिति है, और इन चट्टानों की और उत्पत्ति जो तेथिस सागर जिससे हिमालय का निर्माण हुआ, और अवसादों के बलन कहने के मुड़ने के कारण से जो है जो कि टर्शियरी क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि विशेषताएं की बात करें हम, तो ये अवसादी चट्टानें जो कि परत स्पष्ट रूप से दिखी जाती है। जाहिर सी बात है, अवसादी है तो परत दिखेगा। और इन चट्टानों की जो कि अपनति और अभिनति को परिस्थिति है, यानी कि अपनति मैंने ऊपर और नीचे, जो कि ऊपर नीचे विरूपी यहाँ पर ही पाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है कि इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, अतः जीवाश्म ईंधन भी पाया जाए। जब जीवाश्म पाया जाएगा तो जीवाश्म ईंधन भी पाया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, उसके बाद अगर अगला देखा जाए, ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें, ठीक है। क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें की बात करें हम, तो आप इसका लोकेशन देख सकते हैं। जो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान जो है, यही क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें हैं, जिसका आज भी निर्माण हो रहा है, ठीक है। अगर इसकी देख सकते हैं, ठीक है, कि जहाँ जहाँ जैसे एक गंगा हो गया, गंगा और जमुना हो गया, और नीचे इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से जो भी नदियाँ हैं, इसकी जो आज पास पे इस चट्टानों का जो कि निर्माण हो रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें यही बोला जा रहा है, ठीक है, कि क्वाटरनरी जो कि चट्टानें, जो कि नवीनतम क्रम की चट्टानें हैं, जो उत्तरी भारत के विशाल मैदान और पूर्वी तटीय मैदानों में पाई जाती है, यानी कि इस भाग में, ठीक है। और इस भाग को कहा जा रहा है, ठीक है, पूर्वी और जो कि उत्तरी, जो कि विशाल मैदान में पाई जाती है। इन चट्टानों की उत्पत्ति नदियों द्वारा अवसादों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ। जाहिर सी बात है कि देख सकते हैं, गंगा और जमुना हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से इधर सारे जो नदियां हैं जो बह रही हैं, जैसे कि गोदावरी हो गया, ये सब जो भी नदियाँ पर, कृष्णा हो गया, गोदावरी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इन नदियों की उत्पत्ति के द्वारा ही अवसादी चट्टानों का निक्षेपण के परिणाम स्वरूप इसका जो है निर्माण हुआ, ठीक है। देखिए, इसके महत्व की बात करें हम, ठीक है, आप देख सकते हैं इसके महत्व के देख सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं और जलोढ़ मिट्टी का भी निर्माण हो रहा है, ठीक है। माने इससे क्या होता है, आज भी इसका निर्माण हो रहा है, ठीक है। देखिए, उसकी अगर विशेषता की बात करें दोस्तों, ठीक है, देख सकते हैं कि एक अवसादी चट्टान है जिसमें कि स्पष्ट रूप से परत देखी जा सकती है, और इन चट्टानों में जीवाश्म की उपस्थिति है, और इसी कारण इसे जो कि वंश जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, ठीक है। इन चट्टानों में दो समूहों में वर्गीकृत किया गया, ठीक है। पहली पुरानी नदी अवसाद और दूसरी नवीन नदी अववाद, देखिए अवसाद कहा गया, ठीक है। अगर इसमें बात करें हम, देख सकते हैं, ठीक है, कि इन चट्टानों का निर्माण आज भी नदी घाटी के मैदानी प्रदेशों मुहानों पर हो रहा है, यानी कि जो हमारा ये चट्टान है, क्वाटरनरी क्रम की चट्टान है, जिसका आज भी देखा जाए तो नदी के मुहानों पर इन जो कि चट्टानों का जो है निर्माण यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। जिसमें बात ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। एक और छोटा सा है करेवा, ठीक है। अगर करेवा की बात करें हम, ठीक है, करेवा, ठीक है, करेवा देखते हैं, ठीक है। देखिए, एक है कि जम्मू कश्मीर में उपस्थित एक जो कि सरोवरीय, यानी कि एक सरोवरी में तालाब, ठीक है, सरोवरीय एवं निक्षेप के उदाहरण है, ठीक है, किसी करेवा, ठीक है। यहाँ जहाँ आधुनिक युग की चट्टानें उपस्थित है, ठीक है, इस प्रकार के करेवा बताया जा रहा है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। करेवा जम्मू कश्मीर के केसर उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, और केसर के अलावा यहाँ पर सेब और का भी उत्पादन किया जाता है, ठीक है, किया जा रहा है, ठीक है। कश्मीर हिमालय में करेवा जो कि भू आकृतियाँ भी पाई जाती है, ठीक है। तो करेवा की चट्टान की बातें हो रही, ठीक है, तो उसके लिए विशेष रूप से आप जम्मू कश्मीर इसको आप रखिएगा नाम, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग भारत का भौतिक विभाजन को देखेंगे, ठीक है, और ये हमारा दूसरा टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे भारत का भौतिक विभाजन, ठीक है, किस प्रकार से भारत के भौतिक विभाजन को हम लोग सब जो हम लोग पढ़ते हैं, तो इस प्रकार यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि भौतिक विभाजन का तात्पर्य भौतिक आधार पर या प्राकृतिक आधार पर जो कि विभाजन होता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि भारत को प्राकृतिक विशेषताओं के आधार पर जो अलग अलग भूभागों में वर्गीकृत करना भारत का भौतिक विभाजन कहलाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि अगर भारत के अगर हम मतलब कि अलग अलग भूभागों में अगर वर्गीकृत करते हैं और इनकी जो विशेषताओं के आधार पर, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक विभाजन कहलाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोग सब किस प्रकार से इसके बारे में हम लोग सब पढ़ेंगे। तो आगे आते हैं, देखते हैं। देखिए देख सकते हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही भौतिक विशेषताओं के आधार पर भारत को निम्नलिखित जो कि हम लोग सब वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से इसका वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। देख सकते हैं, अगर देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार है,
उसके बाद उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है, उसके बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उसी प्रकार से भारत का जो विशाल मरुस्थल है, और उसके बाद तटीय प्रदेश है और द्वीपीय प्रदेश है। तो इस प्रकार से हम भारत के जो भौतिक विभाजन है इसको 6 प्रकार से हम लोग बांटते हैं और इसको हम सब पढ़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एक पूरी की तरीक़े से देखा जाए तो आपका जो है एक मैपिंग का ही क्लास है, ठीक है। अगर आपको मैप की जानकारी है तो आप बहुत अच्छे ढंग से आप ज्योग्राफी को समझ पाएंगे, ठीक है। अन्यथा मैं प्रयास करूंगा कि आपको प्रत्येक, जैसे आप देख सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार हैं, उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसकी पर्वतीय प्रदेश है, विशाल मैदान है, विशाल मरुस्थल है, तटीय प्रदेश है और द्वीपीय प्रदेश है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर देखा जाए तो आप मैप के सहारे देख सकते हैं कि पूरा ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार की बात हो रही है। उसके बाद अगर देखा जाए, एक मिनट, उसी प्रकार अगर देखा जाए तो ये प्रायद्वीपीय पठार की बात हो रही है। उसी प्रकार से उत्तर की अगर पर्वतीय प्रदेश, इसको देश उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। उसके बाद अगर भारत की अगर विशाल मैदान की बात हो रही है तो आप जो कि विशाल मैदान की बात हो रही है तो आप इस जो देख सकते हैं विशाल मैदान की बातें हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं। उसकी मरुस्थल की बात हो रही तो आपको पता है कि राजस्थान का जो क्षेत्र है पूरी तरीक़ा से मरुस्थल का क्षेत्र है। तटीय प्रदेशों की बात देख सकते हैं, ये हमारा तटीय प्रदेश है, इधर का जो क्षेत्र है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। द्वीप प्रदेश का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से अंडमान जिस प्रकार है। तो इस प्रकार से हम लोग सब यहाँ पर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक एक करके हम लोग सब पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सब प्रायद्वीपीय पठार के बारे में समझते हैं कि आखिर हमारा प्रायद्वीपीय पठार क्या है, कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलेगा। तो इसमें हम लोग सब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा और 1 मिनट में इसको छोटा करने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आपके सामने एक भारत का मैप लेकर आया हूँ और उसमें मैं जो भी आपको क्षेत्र में दिखाया जो भौतिक विभाजन को, इसी प्रकार से हम लोग सब बांट कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है, आप इसकी देख सकते हैं, इस सीमा को देखिए कि पूरे ये क्षेत्र यहाँ तक जो है उत्तर का पर्वतीय जो कि प्रदेश है। तो इसके बारे में हम लोग सब पढ़ेंगे, पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर हम जो कि नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा क्षेत्र है इसी में हम लोग सब पढ़ेंगे, ठीक है। उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है, क्योंकि पूरा पर्वत ही पर्वत ऊपर में है, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग सब दोस्तों यहाँ पर और देखेंगे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो बीच वाला एरिया जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं कि उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। वहाँ पर देखेंगे जैसे गंगा हो गया, जमुना हो गया, ठीक है। और इस प्रकार से इनकी जो मैदान है तो इसके बारे में हम लोग सब यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर देखे जाए तो हम लोग सब और इसमें क्या पढ़ेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर ये आप क्षेत्र देख सकते हैं जो कि भारत का जो मरुस्थल है। तो इस प्रकार से हम लोग सब भारत के मरुस्थल को देखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ देखेंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि पूरा ये जो है द्वीपीय प्रदेश है, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय प्रदेश है, तो इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग दक्षिण भारत का पठारी भाग भी कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसके बारे में हम सब यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आगे देखेंगे हम लोग सब, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये हमारा जो कि पश्चिमी जो कि घाट है, ठीक है, और इसको हम क्या पूर्वी घाट है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद हम लोग सब देखेंगे, ठीक है, कि जो द्वीप को देखेंगे। द्वीप कहने का मतलब ये हमारा जैसे कि द्वीप हो गया, जैसे लक्षद्वीप हो गया। उसी प्रकार से हम अंडमान जो कि निकोबार को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सब बांट कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पूरा मैं एक मैप में आपके सामने में जो विस्तार रूप में मैं लिखा हूँ, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर समझ आ सके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग सब देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सब और देखने का प्रयास करेंगे इसमें और क्या है, ठीक है। जैसे और उसकी हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। देखिए अभी हमको दोस्तों यहाँ पर पढ़ना है कि प्रायद्वीपीय पठार। तो देखते हैं कि प्रायद्वीपीय अगर भारत का अगर पठार की बात करें हम, जिसको हम दक्षिणी का पठार भाग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या इसमें हमको पढ़ना है, ठीक है। तो पहला हमको जो क्या पढ़ना है, प्रायद्वीपीय जो कि भारत का पठार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले हम लोग जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। इस क्षेत्र को आप देख रहे हैं ना, इसी क्षेत्र के बारे में हम सब
पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। पहले हम लोग सब एक मैप के सहारे हम लोग सब यहाँ समझेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे कि अगर हम जैसे इस फिगर को अगर बात करें हम, आप इस फिगर को देख सकते हैं, इस फिगर को देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ देखें हम तो देख सकते हैं यहाँ पर एक पठार है, जैसे कि एक पहला है जो कि मालवा का पठार है, उसके बाद बुंदेलखंड के पठार है, बघेलखंड के पठार है। उसके बाद अगर ऊपर की बात करें हम तो यहाँ पर जैसे छोटा नागपुर के पठार है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ दंडकारण्य का पठार है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारा जो कि दंडकारण्य का पठार है। उसके बाद अगर देखा जाए, ठीक है, तो ठीक है, उस प्रकार अगर देखा जाए तो यहाँ पर तेलंगाना के पठार हमारा हो गया। उसके बाद हम देखते थे दक्कन का पठार को देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बांट कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो और भी इसमें देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक मिनट इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, देखिए। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें हम तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो कि आरावली पर्वत है, जो कि आप देख सकते हैं जो कि इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और सबसे प्राचीन अगर देखा जाए तो इसकी बताया जा रहा है, ठीक है। और एक अवशिष्ट पर्वत है, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है, छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। और उसी प्रकार से झारखंड के अगर इस क्षेत्र की अगर बात करें हम तो यहाँ पर क्या है, राजमहल की एक पहाड़ी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों अगर यहाँ कर बात करें हम तो ये देख सकते हैं कि विंध्य जो कि पर्वत है, जो कि उत्तरी सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करते हैं, ये हमारा जो कि पश्चिमी घाट है और ये हमारा पूर्वी घाट है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए से हमको पूर्वी घाट की पहाड़ी बोलते हैं या फिर पूर्वी सीमा इसको बोलते हैं। उसी प्रकार से देखते हैं कि यहाँ पश्चिमी घाट है, ठीक है, जो पश्चिमी सीमा इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अगर देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कन्याकुमारी है जो कि दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। और उस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। तो और इसमें देखते हैं, ठीक है, देखिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर और क्या है देखते हैं कि जो कि लिखा हुआ है कि भौमिकीय अगर दृष्टि से देखा जाए तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो कि भारत का सबसे प्राचीन क्षेत्र बताया जा रहा है, ठीक है। इस क्षेत्र के बारे में कहा जा रहा है कि जो कि भारत का सबसे प्राचीन क्षेत्र के बारे में इसको कह सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है, जो निकोबार जो कि इंदिरा पॉइंट यहीं पर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि जैसे प्रायद्वीपीय पठार में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो आप यहाँ पर थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, जो मैं एक वर्गीकृत किया हूँ, ठीक है। देखिए जब प्रायद्वीपीय पठार में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो पहले तो पठारी भूभाग को पढ़ेंगे, उसके बाद पहाड़ी भूभाग को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर पठारी भूभाग के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले जैसे मालवा के पठार पढ़ेंगे, बुंदेलखंड के पठार पढ़ेंगे, हजारीबाग के पठार पढ़ेंगे, रांची का पठार पढ़ेंगे, छोटे नागपुर के पठार को पढ़ेंगे। उसके बाद शिलोंग के जो पठार उसको पढ़ेंगे, बस्तर के पठार को पढ़ेंगे, दंडकारण्य के पठार को पढ़ेंगे, तेलंगाना के पठार को पढ़ेंगे और आंध्रा के पठार को पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग सब इस सारे पठार को एक एक करके के हम लोग सब पढ़ेंगे। उसी प्रकार से और भी दोस्तों जैसे कर्नाटक के पठार हो गया, दक्कन के पठार हो गया, तो तमाम जो कि पठार यहाँ पर देख सकते हैं सभी को हम लोग सब पढ़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार अगर इधर इस साइड की अगर बात करें हम तो देख सकते हैं इधर हमारा पहाड़ी जो कि भूभाग है, तो इसमें जैसे कि हम लोग आरावली के पहाड़ी को पढ़ेंगे, विंध्यन पहाड़ी को पढ़ेंगे, सतपुरा को देखेंगे कहाँ पर है, मैकाल पर्वत को देखेंगे, राजमहल पर्वत को देखेंगे, अजंता की पहाड़ी को देखेंगे, महादेव पहाड़ी को देखेंगे, नीलगिरी की पहाड़ी को देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सब जो है और देखते हैं क्या देखेंगे, जैसे अन्नामलाई के पहाड़ी को देखेंगे, उसके बाद अन्नामुड़ी की पहाड़ी देखेंगे, बाबा बुदन की पहाड़ी को देखेंगे, नल्ला मलाई की पहाड़ी को देखेंगे, कार्डम पहाड़ी को देखेंगे जिसे इलायची पहाड़ी भी कहते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं इसका वर्गीकृत किया हूँ, ठीक है। और इन सारे चीज़ों को हम लोग सब एक एक करके के पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यदि आपको थोड़ा सा अगर मैपिंग का नॉलेज है और आपको लोकेशन पता है तो फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो कि आसान हो जाएगा, ठीक है, समझने में, ठीक है। क्योंकि अगर पूरा क्षेत्र की बात करें हम तो एक मैप पर ही आधारित है, ठीक है। अगर आपको मैप आपको नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग सब सबसे पहले पठार को देखते हैं और एक एक करके पठार को पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों,
दोस्तों सबसे पहले देखिए हम लोग मालवा के पठार को, ठीक है, कि मालवा के पठार आखिर है क्या, ठीक है। देखिए मैं आपके सामने एक छोटा सा मैं मैप लेकर आया हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। दोस्तों जब हम लोग सब मैप को पढ़ते हैं तो इसको 4 डिवाइड कर लेते हैं, ठीक, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस 4 डिवाइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही हमारा क्या है, तो एमपी का क्षेत्र है, ठीक है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, ठीक है। तो यहीं पर ही हमारा क्या है, मालवा के पठार है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है, ठीक है, कि मालवा के पठार जो है दक्षिण के पठार, यानी कि ये हमारा जो दक्षिण का पठार है, ठीक है। और उत्तर पश्चिम, और ये हमारा उत्तर पश्चिम की बात हो रही किसको, यानी कि जो हमारा आरावली के क्षेत्र है, ठीक है, कि दोनों के बीच के भाग है, यानी कि आरावली और विंध्य, यानी कहने का मतलब होता है कि आरावली और विंध्य की जो पहाड़ी हैं इसके मध्य में क्या हमारा है, मालवा के पठार है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल है ये हमारा, आप देख सकते हैं कि विंध्य क्रम की जो पर्वत है, विंध्यन पर्वत है, और यहीं पर आरावली, ठीक है, और इसी के बीच में क्या है हमारा है, मालवा के पठार है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि यह लावा के पठार का उदाहरण है जिसका निर्माण जो कि डक्कन लावा के प्रवाह के कारण हुआ, ठीक है, यानी कि ये पूरी तरीक़ा से एक लावा निर्मित जो कि पठार है, ठीक है। जब मतलब कि जब भूकंप के कारण से जब वहाँ पर ज्वालामुखी फटा और उसके बाद जो मतलब कि मैग्मा जो कि अंदर से जो लावा के रूप में जब बाहर निकला, तो उसी से क्या है, इस क्षेत्र का विकास हुआ, ठीक है, निर्माण हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और यही लिखा हुआ, ठीक है, कि इस पठार की चट्टानें कैसी बेसाल्ट है, बेसाल्ट चट्टानें की बात हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर जो चट्टानें आपको देखने की मिलेंगे, तो बेसाल्ट चट्टानें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि यह बेसाल्ट के साथ साथ शिस्ट जैसी चट्टानें की उपस्थिति है, यानी कि यहाँ बेसाल्ट तो चट्टान मिलता ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो है शिस्ट जैसी की चट्टान की भी यहाँ पर क्या है, उपस्थिति है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मालवा के आप लोकेशन को देख सकते हैं, ठीक है, कि आप मालवा के लोकेशन को आप याद ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि जो हमारा आरावली है और विंध्य जो पर्वत है इसके बीच में मालवा के पठार है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में और हम देखते हैं क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, कि ये बताया जा रहा है, ठीक है, कि इस प्रदेशों में काली मिट्टी की उपस्थिति है। अगर मालवा के पठार है तो यहाँ पर काली मिट्टी की उपस्थिति है जहाँ पर कपास की उत्पादन होता था। जाहिर सी बात है कि काली मिट्टी में कपास का उत्पादन काफ़ी तेज़ी से होता है, ठीक है, और इसी कारणवश इस प्रदेश को सूती वस्त्र का उद्योग विकसित हुआ। देखिए यहाँ पर सूती वस्त्र का उद्योग विकसित होने के कारण क्या है कि यहाँ पर कपास की उत्पादन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मिट्टी कैसी है, काली है, ठीक है। और इसका अगर प्रमुख केंद्र की बात करें तो इंदौर है, इंदौर हमारा जो कि एमपी मध्य प्रदेश में, ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा हुआ कि मालवा प्रदेश में जो है जैसे कि भील हो गया, गोंड हो गया, और सहारियाँ और बावरियाँ जैसी की जनजाति यहाँ पर निवास करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से तमाम जनजाति को भी देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि भील हो गया, गोंड हो गया, सहारियाँ और बावरियाँ जैसे जनजाति का क्या है यहाँ पर निवास हो रहा है, ठीक है, कहाँ पर, तो मालवा के पठार में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है कि इस प्रदेशों में जो कि धात्विक खनिजों की भी उत्पादन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर इसकी विस्तार को अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा विस्तार मध्य प्रदेश है, और इसके अलावा राजस्थान और गुजरात में भी आप देख सकते हैं किसके, तो मालवा के पठार को, ठीक है। तो आप देखे थे कि इस क्षेत्र में मालवा के पठार हैं, 1 मिनट में साफ देखिए, इस क्षेत्र में मालवा के पठार था हमारा, आप देखे थे, ठीक है। तो यहाँ जब मालवा के पठार थे, यहीं पर हमारा गुजरात भी है और यहीं पर राजस्थान भी है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि अगर एमपी में तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो कि हमारा गुजरात और राजस्थान में भी इसकी पठार का विस्तार हम देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस लोकेशन को आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या लिखा गया है, ठीक है। आइए दोस्तों, उसके बाद हमारा बुंदेलखंड के पठार है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बुंदेलखंड के पठार है, ठीक है। इसका बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों हमारा सेम की जगह है। तो आप देखें अभी जस्ट मैं दिखाया कि आपको मालवा के पठार यहाँ पर देखें हम लोग सब, उसी प्रकार से हमारा बुंदेलखंड है और यहाँ पर बघेलखंड है, ठीक है। तो ये भी दोनों हमारा एमपी और मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों लिखा गया, ठीक है, कि ये दोनों पठार दक्षिण के मुख्य पठारी जो भाग के उत्तरी सीमा पर निर्धारित करता है, ठीक है। यानी कि दक्षिण का जो ये हमारा एरिया जो हमारा है, इसको एरिया जो है इसके जस्ट ऊपर की बातें कह रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर में क्या है, हमारे सीमा के निर्धारण होता है, ठीक है। वही बात को यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। तो आपको लोकेशन ध्यान से देखना है, ठीक है, कौन सा जगह पर किस पठार का निर्माण हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो कि बुंदेलखंड और बघेलखंड जो मालवा तीनों की बात हो रहा है, तीनों की एक साथ अगर मिला दें तो केंद्रीय उच्च भूमि का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो तीनों तो एक जगह है ही, चाहे मालवा हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे बघेलखंड हो,
कोई कर तीनों को अगर मिला देते हैं तो उसको केंद्रीय उच्च भूमि का निर्माण इसको करता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ बातें को यही कही जा रही हैं। और इसके बाद देखा दोस्तों कि ये दोनों पठार लावा के पठार का उदाहरण जस्ट है, तो मालवा भी तो लावा के पठार का उदाहरण ही था। और इसकी चट्टानें कैसी है, तो कठोर संरचना के आकार की चट्टानें, ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरीक़ा से लावा निर्मित चट्टानें हैं। तो जब लावा निर्मित चट्टानें हैं तो जाहिर सी बात है चट्टानें कैसे होगी, कठोर होगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे इसमें और क्या लिखा गया है। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें कही जा रही, ठीक है, कि चंबल नदी के द्वारा अपर्दन के कारण से गुल्ली अपर्दन और गली अपर्दन और बीहड़ का निर्माण होता है, ठीक है। और जो कि मृदा का एक प्रकार, देखिए दोस्तों यहाँ पर समझने के प्रयास कीजिए गुल्ली अपर्दन और गली अपर्दन क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब मतलब कि वहाँ जब पानी जब वहाँ पर एक धार के साथ बहती है, किसी पहाड़ से अगर उतर के आ रही है, तो वहाँ क्या होता है छोटा छोटा एक गली बन जाता है। मान लीजिए अगर देख सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक पहाड़ है, ठीक है, अगर यहाँ से पानी अगर उतर के नीचे आ रहा है, ठीक है, इससे नीचे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ एक थोड़ा सा एक रास्ता बन जाता है, ठीक है, उसी को यहाँ पर गुल्ली कह रहा है, ठीक है। और इसी को और ज़्यादा अगर विस्तार अगर हो जाए तो इसी को क्या होता है, जो कि और जो है कि बीहड़, मतलब कि इसी को क्या मतलब बीहड़ का निर्माण हो जाता है, ठीक है। छोटा हो गया तो गुल्ली हो गया, और इसी के जब बड़ा हो जाता है तो बोलते हैं कि बीहड़ का निर्माण हो गया, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है दोस्तों कि यहाँ से जो उतर के जो पानी नीचे आ रही है, इससे क्या होता है कि ये जो क्या करता है मिट्टी को काट रहा है, जब मिट्टी को काट रहा है, जब पर्वत को तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, ठीक है, और यही जब नीचे जब उतर के आ रहा है तो यहाँ पर क्या होता है मिट्टी के यहाँ पर जो निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि मृदा अपर्दन का एक प्रकार है, ठीक है, यानी कि मृदा के क्या हो रहा है यहाँ पर कटाव हो रहा है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि मृदा के क्या हो रहा है अपर्दन हो रहा है, यानी कि मृदा को क्या कर रहा है एक स्थान से काट कर दूसरे स्थान पर जाकर उसको छोड़ रहा है, ठीक है। तो आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आपको इस समझ में आ गया कि चंबल नदी के द्वारा जो अपर्दन के कारण हो रहा है, ठीक है, गुल्ली और गली का निर्माण हो रहा है, जो कि बीहड़ उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। और जिसके कारण क्या हो रहा है कि मृदा अपर्दन का एक प्रकार है, ठीक है। देखिए उसके बाद दोस्तों लिखा हुआ कि बुंदेलखंड और बघेलखंड पठार खनिजों को के उत्पादन के लिए भी ये जाना जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम सब। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम सब छोटा नागपुर के पठार, ठीक है, छोटा नागपुर के पठार हो, हजारीबाग के पठार हो, ठीक है, उस प्रकार से हमारा पहले गया का भी एक पठार था। तो तमाम अगर देखा जाए कोडरमा के पठार हो, तो सभी को अगर मिला दिया जाए तो हमारा उसी का क्या हो गया छोटा नागपुर के पठार हो गया, ठीक है। तो छोटा नागपुर के पठार की बात करें हम, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके लोकेशन को, आप सबसे पहले आप देखिएगा लोकेशन, आप देख सकते हैं कहाँ पर है, तो ये हमारा झारखंड का एरिया है, ठीक है, आप देख सकते हैं झारखंड का एरिया, ठीक है। तो यहीं पर क्या हमारा है छोटा नागपुर के पठार है, ठीक है, और इसकी जस्ट बगल में क्या हमारा है तो पश्चिम बंगाल है, ठीक है। देखिए दोस्तों छोटा नागपुर के पठार की बात करें हम, तो एक अगर देखा जाए तो यह पठारी क्षेत्र दक्षिण के मुख्य पठार के उत्तर पूर्वी सीमा पर, आप देख सकते हैं, आप जो लोकेशन आपको बताया कि पूरी तरीक़ा से कैसे हैं, तो जो कि हमारा उत्तर और जो कि पूरब, ठीक है, तो उत्तर और पूरब की जो कि सीमा पर निर्धारित कर रहा है कौन सा छोटा नागपुर के पठार, ठीक है। और यह भी क्या है एक लावा का पठार का उदाहरण है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कि इस पठार के जो कि समीप क्या है दामोदर नदी जो कि प्रवाहित होती है, जाहिर सी बात है यहीं पर क्या हो रही है कि दामोदर नदी भी प्रवाहित हो रही है, ठीक है। दोस्तों आपको यहाँ पर लोकेशन को एग्जैक्ट देखते जाना, ठीक है, कि मैं किस लोकेशन को मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए उसके बाद है कि यह पठारी क्षेत्र खनिजों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और अगर प्रमुख रूप से बात करें हम यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि लोहा है, आयक्स लोहा आयक्स है, ठीक है, उसके बाद बॉक्साइड है, कॉपर है, तांबा है और मैग्नीज अभ्रक आदि का यहाँ पर क्या हो रहा है उत्पादन हो रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि छोटा नागपुर के पठार जो है कितना ज़्यादा जो कि खनिजों के लिए यहाँ पर जो है विस्तृत जो कि भंडार देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि इसी के समीप में स्थित क्या है खदानों जैसे कि देख सकते हैं धनबाद, झरिया जो कि रानीगंज, झरिया हो गया, बोकारो, ये सब क्या है कोयले के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसी प्रकार से देखें हम तो छोटा नागपुर क्षेत्र कई उद्योगों के लिए यहाँ पर स्थापना की गई, ठीक है, और यही कारण है, ठीक है, और यही कारण है कि इसे हम औद्योगिक प्रदेश के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो आपको पता है जो भी हमारा अच्छे मतलब कि कई उद्योगों की जो कि आप टाटा के नाम सुने होंगे, ठीक है, और इस प्रकार से जमशेदपुर टाटा जो है, तो तमाम बहुत सारे ऐसे उद्योग भी हैं जो इसी कारण से इस क्षेत्र में लगाए गए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खनिज की बहुत ज़्यादा मात्रा देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसी कारण से जो है छोटा नागपुर को क्या कहते हैं औद्योगिक प्रदेश के रूप में हम लोग सब जानते हैं, ठीक है।
देखिए उसके बाद इसमें और क्या लिखा गया दोस्तों, देख सकते हैं, ठीक है, कि छोटा नागपुर जो कि औद्योगिक प्रदेश भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है, ठीक है। तो छोटा नागपुर के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। और जहाँ पर क्या है, लौह उद्योग, भारी मशीनरी उद्योग आदि स्थापित किए गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि छोटा नागपुर जो कि औद्योगिक प्रदेश है और इसके जो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे इस्पात उद्योग, भारी मशीन उद्योग काफ़ी जो है उसको बड़े बड़े उद्योग वहाँ पर स्थापित किए गए, ठीक है। वही कह रहा है कि प्रमुख केंद्रों के रूप में देखें हम तो जैसे कि जमशेदपुर हो गया, बोकारो हो गया, भिलाई हो गया, राउरकेला हो गया, ये सब क्या है, ये सब औद्योगिक प्रदेश है, ठीक है। वहाँ बहुत सारे वहाँ पर जो कि कारखाने लगाए गए, ठीक है, मशीनरी उद्योग लगाए गए, ठीक है, इस्पात उद्योग, ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको छोटा नागपुर के बारे में आपको इतना समझना है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर और कुछ मैं लिखा हूँ कि छोटा नागपुर के पठार जो है जो कि पुरापाषाण कालीन जैसे ग्रेनाइट और निस चट्टानों को मिलकर बना हुआ, ठीक है। तो और इसमें कुछ और जो कि विशेष रूप से मैं दिखा रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है कि पुरापाषाण कालीन यानी कि पुरापाषाण काल में जो कि अब देखा जाए तो ग्रेनाइट और निस चट्टानों से मिलकर यहाँ पर बना हुआ कौन सा, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है दोस्तों। और देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं दामोदर नदी घाटी, देखते हैं दामोदर नदी घाटी जो है यहाँ देख सकते हैं कि क्या है, कोयले खनन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और भारत का अगर देखा जाए इसे रूर कहा जाता है, रूर कहा जाता है, ठीक है, कोयले के लिए जो रूर कहा जाता है किसको, छोटा नागपुर के पठार को, ठीक है। तो इस प्रकार से छोटा नागपुर के पठार को लोकेशन को हम लोग देखें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, जस्ट इसके ही ऊपर आपको छोटा नागपुर के पठार आपने यहाँ देखा, ठीक है। तो इसी के जस्ट हम लोग देखते हैं, आपने छोटा नागपुर के पठार को इस क्षेत्र में देखा, ठीक है। और इसी के जस्ट यहीं पर हम देखते हैं शिलोंग के पठार, ठीक है, जो कि इसी का एक हिस्सा है, ठीक है। यानी कि प्रायद्वीपीय जो पठार है उसी का हिस्सा कौन सा है, शिलोंग के पठार है, ठीक है। तो हम लोग शिलोंग के पठार को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं शिलोंग के पठार के बारे में क्या लिखा गया, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आपको जो है एक लोकेशन को आपको ध्यान में रखना है कि ये हमारा जो लोकेशन को आप जो देख रहे हैं ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। और ये जो कि मुख्य पठारी भूमि है, यानी इसी का जो भाग है यहाँ पर जो है विस्तार इसका यहाँ तक भी हुआ, ठीक है। यानी कि शिलोंग के पठार का जो विस्तार हुआ है जो कि प्रायद्वीपीय जो पठारी क्षेत्र है उसी का यहाँ पर विस्तार हुआ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कि शिलोंग के पठार जो है दक्षिण के जो कि प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी विस्तार है, ठीक है। यानी कि इसी का बात कहा जा रहा है, किसका कहा है, तो पूर्वी विस्तार है, ठीक है, किसकी, प्रायद्वीपीय पठार के, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखा जा रहा है कि वास्तव में अगर यहाँ देखा जाए 3 छोटी छोटी पहाड़ियाँ जैसे कि गारो हो गया, खांसी हो गया, जयंतिया आदि सम्मिलित हैं दोस्तों। आपको पता है कि यहाँ पर शिलोंग है और शिलोंग में 3 पर्वत भी हैं जैसे कि गारो हो गया, खांसी हो गया और जयंतिया हो गया, ठीक है। और इन्हीं पहाड़ियों की कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण से यहाँ पर जो कि सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब आपको मैं मानसून पढ़ाऊँगा तो उस प्रकार से बताऊंगा कि मानसून आखिर किस प्रकार से जब यहाँ पर केरल के तट पर पहुँचता है तो 2 भागों में यहाँ पर मानसून पड़ जाता है, ठीक है। एक इधर जाता है और एक ऐसे घूम के इस प्रकार से इधर जाता है, ठीक है। तो क्योंकि इन सब पहाड़ियों की काफ़ी ज़्यादा विशेषता है वहाँ की क्या वर्षा को ज़्यादा ज़्यादा करवाना, ठीक है। क्योंकि क्या करते हैं कि सब पहाड़ी जो है कि बादल को क्या करते हैं अपने जो कि ऊंचाई की वजह से क्या फंसा लेते हैं और फंसाने के बाद जो सबसे ज़्यादा वर्षा वहाँ पर करवाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम मानसून का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको हम और ज़्यादा विशेष रूप से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इसको इतना ही समझिए, ठीक है। चलिए तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखते हैं दोस्तों, बताया जा रहा है कि यह पठार जो कि पठारी भूमि जैसे कि राजमहल गौरी जो कि मालदा गैप मुख्य पठारी भूमि का अलग हुआ। देखिए और इसी की बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो मालदा गैप है, ठीक, जो आप गैप देख रहे हैं ना कि भाई आखिर कटा हुआ कैसे है, मान लीजिए प्रायद्वीपीय हो गया या शिलोंग हो गया तो बीच का एक गैप है, ठीक है। इसी गैप के बारे में कहा जा रहा है। और यहीं पर पता है कि आपको राजमहल की पहाड़ी भी था, ठीक है। तो राजमहल जो कि गेरी जो कि मालदा गैप का ही एक जो कि इसका भूमि से अलग हुआ, ठीक है, कौन, शिलोंग का पठार, ठीक है। तो आप इसको इतना समझना, ठीक है दोस्तों। शायद आपको एक बार में इसको नहीं समझ में आए तो आप इस वीडियो को थोड़ा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप इसको रिपीट करके आप देखने का प्रयास कीजिएगा तो आपको पूरी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर बोल रहा है कि इस पठारी क्षेत्र में खासी पर्वत को फुट हिल यानी कि पदीय क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो वही मैं बताया आपको कि किस प्रकार से जो कि गारो, खांसी और जो कि जयंतिया 3 पहाड़ी हैं और किस प्रकार से जो है वहाँ पर वर्षा कराने के लिए वो 3 पहाड़ियाँ वहाँ पर प्रसिद्ध है, ठीक है।
और उसके बाद देखते हैं, ठीक है, कि इस पठारी जो कि क्षेत्र में संघन वनस्पति है, जाहिर सी बात है अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर वर्षा अगर हो रहा है तो वनस्पतियों की संख्या भी देखने को ज़्यादा वहाँ पर आपको मिल सकता है, ठीक है। और उसके बाद देख सकते हैं कि भुवन की पहाड़ियाँ जो कि मिजो हिल्स का एक भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर भुवन की पहाड़ी की बात हो रही, जो कि मिजो हिल्स का एक बहुत बड़ा भाग है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चल दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग सब इसमें। और देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि संरचनात्मक दृष्टि से अगर बात करें तो मेघालय के पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित नाम है, भाग है, ठीक है। तो आपको बता ही दिया कि किस प्रकार से जो है दक्कन पठार के अगर बात करें हम जो दक्षिण जो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं दंडकारण्य के पठार, ठीक है। तो आपको बताया था कि दंडकारण्य के पठार उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि दंडकारण्य के पठार को देखते हैं। देखिए दोस्तों यहीं पर आपको आप देख सकते हैं कि जो लोकेशन आपको देख रहे हैं, ठीक है, इस क्षेत्र को, तो यहीं पर क्या है आपको देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ को आप देख सकते हैं कि इसी यहीं पर क्या है दंडकारण्य का पठार है। देखिए दोस्तों दंडकारण्य का मतलब होता है किसी को दंड देना, ठीक है, और अरण्य का मतलब होता है जंगल। तो जंगल में किसी को ले जाकर जो दंड देने के कारण से ही इसको जो है इस जगह के नाम पठार का नाम जो है दंडकारण्य पड़ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ और जो कि हमारा उड़ीसा दोनों के बीच में जो हमारा क्या है दंडकारण्य का पठार है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें हम तो ये पठार मुख्य रूप से जो है पूर्वी भाग में है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पूर्वी भाग में तो है, बिल्कुल है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और यह भी लावा पठार का उदाहरण है, ये भी क्या एक प्रकार के लावा पठार का ही क्या है उदाहरण है, ठीक है। अगर इस क्षेत्र में खनिजों के उत्पादन किया जाता है, ठीक है, और प्रमुख खनिजों के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर लो आयस्क का और कोयला दोनों के यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। कहाँ पर ही तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। तो ऐसे भी आपको जान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बहुत सारे ऐसे जो कि फैक्ट्री भी है, कंपनी भी है, ठीक है, जो कि लो आयस्क को लेकर, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों और आगे देखें, ठीक है। देखिए यहाँ देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में जो हाथी गलियारा बनाया गया, ठीक है, और दंडकारण्य जो कि मुख्यतः अगर देखा जाए तो उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना और कुछ महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र तक इसका विस्तार आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं बस्तर का पठार, ठीक है। तो बस्तर भी सेम उसी जगह आप देख सकते हैं, ठीक है। बस्तर का भी पठार अगर बात करें हम तो यही है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के आजू पास में ये, ठीक है, बस्तर का पठार है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में उपस्थित पठारी भूमि को जो कि दंडकारण्य पठार का एक पश्चिमी भाग है, यानी कि जो दंडकारण्य का एक क्या है तो पश्चिमी भाग की बात कही जा रही है, ठीक है, और बस्तर के पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यानी कि वही है, उसी का एक भाग कह रहा है, ठीक है। बस्तर का पुराना नाम जो है कौशल था, क्या नाम था, कौशल नाम था, ठीक है। उसी प्रकार देखते दोस्तों कि इस पठारी क्षेत्र में भारी वर्षा होती है तथा अबूझमार जो कि छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की जो एक ये जो जगह है जो कि अबूझमार, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, ठीक है, और इसी कारण से जो है इसको चेरापूंजी या फिर मानसीराम कहा जाता है, ठीक है। कहाँ पर, अबूझमार में, ठीक है, और ये कहाँ पर ही है तो बस्तर के पठार में, ठीक है। तो दोस्तों आप इसका लोकेशन को आप याद रखिएगा, ठीक है, कि इस प्रकार से आप इसका लोकेशन को देख लीजिएगा, ठीक है, बस्तर के पठार को, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ की सीमा में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों और इसमें देखेंगे हम लोग सब देख सकते हैं, ठीक है। देखिए इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो लोहा आयस्क का उत्पादन किया जाता है, जैसे यहाँ पर देखा जाए रानीगंज हो गया, झरिया, ये सब क्या कोयले खदानों के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। कोयले की आपूर्ति के लिए देखा जाए तो इस क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, और इस क्षेत्र में निवास करने वाले जनजातियों का सस्ता सब उपलब्ध हो जाता है। देखिए दोस्तों इसको कहने के यहाँ मतलब ये है कि इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे जो कि लो आयस्क का उत्पादन किया जा रहा है। इस कारण से क्या है कि यहाँ पर किसी फैक्ट्री को, किसी कारखाने को लगाना काफ़ी इनके लिए क्या होता है बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इनको क्या होता है कि वहाँ पर जो कि इन खदानों से क्या होता है कोयला जो है जो उनको मिल जाता है, और कोयले के साथ साथ जो है वहाँ पर जो है लो आयस्क भी इनको मिल जाता है, ठीक है। और साथ साथ क्या है कि वहाँ पर जो जनजाति हैं जो कि वहाँ पर शेड्यूल कास्ट हैं, ठीक है, जो भी तमाम प्रकार के जनजातियाँ वहाँ पर निवास कर रही है, तो उनको क्या होता है वहाँ पर जो है कि उनको सस्ता, कंपनी वालों को क्या होता है सस्ता श्रम भी मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से और वहाँ के जो जनजाति है उनको रोजगार भी मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है।
और इसमें दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो कि एक इंद्रावती नदी है, और इसके कारण से क्या होता है, जल की आपूर्ति भी हो जाती है। और यही कारण से जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भिलाई लो एक्स उद्योग की स्थापना किया गया। तो सेम दोस्तों, जहाँ पर अगर कारखाना कहाँ लगेगा, जहाँ पर इन सारी सुविधाओं का मतलब जो कि पूरी तरीक़ा से भरपूर हो, वही तो कारखाना लगेगा ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इंद्रावती नदी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कोयले की खदान है, लो आयस्क मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कारखाना लगेगा ही, ठीक है। सस्ते श्रम भी आपको यहाँ पर मिल जा रहा है कंपनी को। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में इसी कारण से जो है भिलाई जो है इस्पात उद्योग की स्थापना की गई है, ठीक है। तो आप इसके बारे में समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग सब देखते हैं इसमें और क्या है, ठीक है। देखिए, इसके बाद दोस्तों है कि अत्यधिक वर्षा होने के कारण से इस क्षेत्र में संघन वनस्पतियाँ पाई जाती है, ठीक है। यानी कि अत्यधिक वर्षा होने के कारण से जो है इस क्षेत्र में संघन वनस्पतियाँ पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बातें कही जा रही है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखेंगे तेलंगाना के पठार, ठीक है। आप देख सकते हैं कि तेलंगाना के पठार यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम सब देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा स्कोर ऊपर कर लेते हैं, स्क्रॉल करके देखिए तेलंगाना के पठार की बात करें दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अगर इस क्षेत्र की बात करें हम, तो आप देख सकते हैं ऊपर में डेक्कन का पठार है, तेलंगाना के पठार है, और ये हमारे कर्नाटका के पठार है, ठीक है। तो 3 आप लोकेशन को यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, और अपने स्तर से इसको मैप में आप देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद यहाँ बोल रहा दोस्तों कि यहाँ पर यह पठार जो आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के पठार के नाम से भी जाना जाता है, किसको, तेलंगाना के पठार को, ठीक है। तो यह डेक्कन पठार का जो पूर्वी भाग है, जो कि डेक्कन पठार है, जो आपने डेक्कन पठार के ऊपर में देखा था, आप देख रहे हैं डेक्कन के पठार है, इसकी क्या है, पूर्वी भाग है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ कि यह भी जो कि लावा के पठार का उदाहरण है, जो कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर बेसाल्ट चट्टाने की उपस्थिति है। तेलंगाना के पठार की बात करें हम, तो लो आयक्स बॉक्साइट हो गया, तांबा हो गया, क्वार्टज हो गया, जैसे खनिजों का उत्पादन यहाँ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो तेलंगाना के पठार हैं, यहाँ पर लो हो गया, बॉक्साइट हो गया, तांबा हो गया, क्वार्टज जैसे कि जो कि खनिजों को यहाँ पर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर है कि इस क्षेत्र में कुछ भागों में देखा जाए तो लाल मिट्टी, कुछ भागों में काली मिट्टी का भी विस्तार आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आंध्र प्रदेश की अगर देखा जाए, आंध्र प्रदेश के काली मिट्टी के क्षेत्र में तंबाकू का भी उत्पादन किया जाता है। आप देख सकते हैं कि राजमुंद्री जो कि तंबाकू अनुसंधान केंद्र भी है वहाँ पर है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर जिला तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो तंबाकू के लिए आंध्र प्रदेश आपको ऐसे भी याद रखना पड़ता है, ठीक है। चलिए, विशाखापट्टनम की बात करें, विशाखापट्टनम में लो इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है, जो निर्यात उद्योगों के लिए हेतु स्थापित किया गया। देखिए, विशाखापट्टनम क्या है, एक लो इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है, जो कि यहाँ से क्या होता है, तो इस लो इस्पात उद्योग को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसको विदेशों में निर्यात करना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निर्यात के उद्देश्य से इसको जो है स्थापित किया गया है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखते हैं डेक्कन के पठार को देखते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेक्कन के पठार हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं डेक्कन के पठार के बारे में आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर कि इस पठार की बात क्या ये हम ट्रैप, इसको डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं। ट्रैप कहने के मतलब वो यहाँ पर जो है बहुत सारे छोटे छोटे जो कि पठारों का समूह है, ठीक है। वही बात कहा जा रहा है, क्योंकि एक पठार ना होकर कई छोटे छोटे पठारों का क्या है, समूह है, इसलिए हम लोग सब डेक्कन ट्रैप इससे कहते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र से पठार एक श्रृंखला के रूप में उपस्थित है, जो देखने में कैसा सीढ़ीनुमा दिखाई देता है, ठीक है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर ऊंचे होते हुए दिखाई देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो डेक्कन के पठार हैं, जो कि छोटे छोटे बहुत सारे पठारों का एक समूह को मिलकर बना हुआ, ठीक है। और अगर बात करें हम, ठीक है, तो इसकी जो श्रृंखला के रूप में देख सकते हैं, जो कि हमारा एक सीढ़ीनुमा के आकार के दिखाई देता है, ठीक है। तो उस प्रकार से और देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर है कि इस पठार का अगर दक्षिणी भाग जो कि कर्नाटक के पठार और कर्नाटक के पठार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी इसकी जो दक्षिण का जो भाग है उसको हम लोग कर्नाटक के पठार के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों कि यह पठारी क्षेत्र में धातु खनिजों की बात करें हम, जैसे कि लोहा हो गया, निकेल हो गया, तांबा हो गया और बॉक्साइट हो गया।
आदि का उत्पादन यहाँ पर ही महत्वपूर्ण यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रदेश में काली मिट्टी की उपस्थिति है जहाँ पर कपास की कृषि के लिए यहाँ पर की जाती है। ठीक है, और इसी कारण इस क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग को स्थापना किया गया। कहाँ पर ही है, तो दक्कन के पठार की बातें हो रही है कि यहाँ पर अधिक मात्रा में कैसी मिट्टी है, काली मिट्टी है, जहाँ पर ही जो कपास की कृषि यहाँ पर की जा रही है, और इसी कारण से क्या है, इस क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए तो इसको और हम लोग ऊपर देखते हैं और क्या है। देखिए उसके बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे कि प्रमुख केंद्र के रूप में देखे जाए, जैसे कि सूती वस्त्र के जो प्रमुख केंद्र जैसे देखा जाए तो जैसे मुंबई है, पुणे है, रत्नागिरी है, और गुजरात के क्षेत्र और अहमदाबाद, और उसके बाद हमारा क्या है, तो हमारा पोरबंदर है और भरूच आदि जगह को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम तो आधुनिक अगर सूती वस्त्र उद्योग का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सूती वस्त्र उद्योग का क्या है, स्थानांतरण हुआ। ठीक है, स्थानांतरण कहने का मतलब होता है कि क्योंकि उनको एक जगह चाहिए, और जगह जितना उनको पर्याप्त मात्रा में चाहिए उनको जगह वहाँ पर नहीं हो पाई। इसी कारण से क्या हुआ कि सारे जो कि अगर देखा जाए तो मेन केंद्र मुंबई था, उसके बाद अगर देखा जाए तो इन सारे कंपनियां को जो है, जैसे कुछ कंपनी अहमदाबाद हो गया, लुधियाना हो गया, कानपुर हो गया और कोयम्बटूर जो है, इन जगहों पर क्या कर दिया गया, इनको स्थानांतरण कर दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, और क्या इसमें पढ़ना है। देखिए दोस्तों, अब हम आते हैं कि पर्वत, जो हम दूसरा जो भाग हमको पर्वत पढ़ना था, तो ये तो हमने पूरा पठार को देख लिया। ठीक है, और पठार को देखने के बाद हम लोग अब पर्वत को देखते हैं। ठीक है, कि अब हम लोग सब पर्वत को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि पर्वत जैसे देखेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें पर्वत में क्या क्या हमको पढ़ना है सो देख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे देखेंगे काराकोरम देखेंगे, उसके बाद लद्दाख को देखेंगे, नंदा देवी को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद संतोपत जो उत्तराखंड में है उसको देखेंगे, उसके बाद जास्कर को देखेंगे, पीर पंजाल को देखेंगे, धौलाधार को देखेंगे, शिवालिक को देखेंगे, डाफला, मिसमी, पटकई बोम, नागा, जो उसके बाद मिजो हो गया, उसी प्रकार से खांसी, गारो और जयंतियाँ हो गया। तो ये सब तमाम मतलब पहाड़ियों को एक एक करके हम सब देखेंगे। ठीक है, लोकेशन के आधार पर देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सा पहाड़ी है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये क्या होगा कि जब आपको मानसून चैप्टर में पढ़ाऊँगा तो इन सारे पहाड़ियों को आपको मैं विशेषता बताऊँगा कि इन पहाड़ियों की क्या विशेषता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर है, जैसे कि राजमहल की पहाड़ी है जो कि झारखंड में है, अरावली पहाड़ी की क्या विशेषता है, आखिर यहाँ पर इस क्षेत्र में राजस्थान में वर्षा होने का नहीं होने के कारण क्या है। तो कहीं न कहीं इन सब पहाड़ियों की अपनी एक विशेषता है। जैसे गिर हो गया, गिर के जो गुजरात में है, यहाँ देखा जाए तो आखिर एक क्षेत्र में कच्छ का रण है, फिर वहाँ वर्षा क्यों नहीं होता है। उसी प्रकार विंध्याचल को देखेंगे, सतपुरा को देखेंगे, अजंता को देखेंगे, मैकाल पर्वत को देखेंगे, रामगढ़ के पर्वत को देखेंगे। उसके बाद पश्चिमी घाट को देखेंगे, जैसे काल सुबाई इसको कहते हैं, महाबलेश्वर जो कि इसकी सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट को देखेंगे, जो सबसे ऊंची चोटी इसकी महेंद्रगिरी है। नीलगिरी को देखेंगे, जैसे सबसे ऊंची चोटी इसका दोदा बेटा है। ठीक है, तो ये तमाम पहाड़ियों को हम सब एक एक करके हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं कि अन्नामलाई की पहाड़ी है और अन्नामुड़ी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कार्डामम की पहाड़ी जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी देखेंगे जो कि हमारा बिहार के पश्चिमी चंपारण में देख सकते हैं। नामचा बरवा को देखेंगे जो हमारे तिब्बत में है। सारामती देखेंगे नागालैंड में है। ब्लू पीक जो कि हमारा कहा मिजोरम देखेंगे। महाबलेश्वर जो कि हमारा मध्य एमपी में है। ठीक है, और नंगा पर्वत को पीओके में देखेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों इन सारे पहाड़ियों को हम सब एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोग सब देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे में आप थोड़ा सा आप लोकेशन को देख सकते हैं कि ये हमारा जो भारत का मैप है। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा एक पश्चिमी घाट है और ये हमारा पूर्वी घाट है। तो इस प्रकार से पश्चिमी घाट के सबसे जिसको महेंद्र जो कि सह्याद्री पर्वत भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, जो कि महाबलेश्वर है। ठीक है, उसी प्रकार से पूर्वी घाट को देख सकते हैं जो कि महेंद्रगिरी पर्वत यहाँ पर ही है। उसके बाद नीलगिरी पर्वत है, उसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ी है और इलायची की पहाड़ी। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को हम सब एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, और हम एक मैप के सहारे सभी
जो कि पर्वत को देखेंगे, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको याद हो सके, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो है एक मैप के सहारे जो आपको मैं लोकेशन को बताना चाहता हूँ, ताकि आपको जो कि इन पर्वतों को समझने में काफ़ी ज़्यादा जो आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप देखते जाएंगे, पहले आप लोकेशन को देख लीजिए, कौन सा लोकेशन कहाँ पर है, कौन सा राज्य कहाँ पर है, क्योंकि हर एक पर्वत जो है कहीं ना कहीं एक स्टेट राज्य में है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको राज्य को देखना जरूरी है, आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर कौन सा राज्य कहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं ऊपर में हमारा जम्मू कश्मीर है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद यहाँ देखेंगे हमारा उत्तराखंड है, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे हमारा ये नेपाल का क्षेत्र है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ देखेंगे हमारा जो कि उत्तर प्रदेश है, उसके बाद यहाँ देखेंगे कि बिहार हमारा, ठीक है, बिहार है। उसी प्रकार दोस्तों आप यहाँ छोटा सा देखेंगे, यहाँ हमारा सिक्किम है, यहाँ पर सिक्किम बसा हुआ, ठीक है। उसी प्रकार सिक्किम के जस्ट अगर बगल में बात करें हम, तो यहाँ पर भूटान है, आप देख सकते हैं, ठीक है, भूटान देख सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों अगर यहाँ बात करें, ये हमारा पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल की सीमा जो है अगर ऊपर में जाए तो हमारा सिक्किम के साथ भी सटा हुआ है, नेपाल के साथ भी सटा हुआ है, और भूटान के साथ भी सटा हुआ है, और असम के साथ भी सटा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर पश्चिम बंगाल को देख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों अगर बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इधर हमारा नागालैंड है, उसके बाद इधर मणिपुर है, उसके बाद मिजोरम है, और यहाँ देख सकते हैं कि उसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं कि हमारा त्रिपुरा है, जो कि पूरी तरीक़ा से बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। उसी प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा असम का क्षेत्र है, और उसी के जो नीचे हमारा क्या है, जो कि हमारा मेघालय है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप और भी देखें हम लोग सब, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा, इधर बात करें हम तो ये हमारा इधर देख सकते हैं, एक मिनट, इधर देख सकते हैं कि हमारा क्या है, यहाँ पर पंजाब हो गया, ठीक है। पंजाब के जस्ट नीचे देखें हरियाणा है, ठीक है, यहाँ पर हरियाणा है, और इसी के छोटा में क्या यहाँ पर है, दिल्ली हमारा यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आप देख सकते दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान हमारा यहाँ पर है, फिर गुजरात है, ठीक है। तो आपको लोकेशन आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र है, उसके बाद देख सकते छोटा सा यहाँ पर गोवा है, उसके बाद यहाँ पर कर्नाटका है, उसके बाद देख सकते केरल है, तमिलनाडु है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, उसके बाद यहाँ पर जैसे उड़ीसा है, उसके बाद जैसे छत्तीसगढ़ है, और यहाँ पर झारखंड, ठीक है, यहाँ हमारा झारखंड है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सबसे पहले आपको जो है राज्य का लोकेशन को आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, क्योंकि जब आप पर्वत और पहाड़ को पढ़ेंगे, चाहे और जो दर्रे भी पढ़ेंगे आगे चलकर, ठीक है, तो आपको जब तक आप इसके लोकेशन को आपको नहीं पता है, तो आप जो है नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं आपको फर्स्ट वीडियो में मैं जब आपको ज्योग्राफी के क्लास में जैसे स्टार्ट किया था, तो मैं आपको बताया था कि ज्योग्राफी पूरी तरीक़ा से एक मैप पर, मानचित्र पर आधारित है। अगर आपको मानचित्र का अच्छी प्रकार से पकड़ है, तो आपके लिए ज्योग्राफी बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अन्यथा और हम जो है आपके लिए ज्योग्राफी के जो मानचित्रण है उसका मैं अलग से मैं क्लास भी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप उस जगह पर भी जो कि प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है, कर देंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सब पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं जिस प्रकार से आपको अभी मैं मैप में दिखाया कि हर एक राज्य का लोकेशन को दिखाया, उसी के आधार पर जो है हम लोग एक एक करके राज्य को देखते जाएंगे, और वहाँ पर कौन कौन सा पर्वत है उस पर्वत को देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों पर्वत हमको लोकेशन इसलिए याद रखना है कि जब हम लोग सब मानसून चैप्टर्स पढ़ेंगे, तो मानसून पूरी तरीक़ा से आपके पर्वत पर ही आधारित है। अगर पर्वत का लोकेशन आपको पता नहीं है, तो आप मानसून को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि आपको देख सकते हैं दोस्तों, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 पर्वत हैं, जैसे काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है। आखिर लद्दाख में वर्षा क्यों नहीं होता है, कारण क्या वर्षा होने का नहीं है? तो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पर्वत हैं, जिस कारण से क्या होता है, जो कि मानसून जब इनके पास जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, इसी कारण से यहाँ पर वर्षा नहीं होता है। इसी प्रकार से पर्वत आपको जो है पढ़ना समझना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ देखते हैं किसी के देखते काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, और यहाँ पर पीर पंजाल है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग सब 4 पर्वत को हम लोग जम्मू कश्मीर में याद रखते हैं, ठीक है। अगर देखिए काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, अगर 3 को अगर मिला देते हैं,
तो एक क्या होता है, इसी को हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग सब हिमालय के बारे में जो विस्तार से पढ़ेंगे, हिमालय के निर्माण के, तो वहाँ पर और भी दोबारा से इस चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपको मैं समझाने के लिए मैं इतना लेकर आया हूँ। ठीक है, देखिए, ठीक है दोस्तों। और अगर देखिए हम यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया और पीर पंजाल हो गया। ठीक है, तो इस पर्वत को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा पीर पंजाल पर्वत है, इसी में क्या है, शिमला जो कि एक टूरिस्ट जगह है, इसी में जो कि स्थित है। ठीक है, उसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। उसके पर यहाँ एक देख सकते हैं कि धौलाधार जो कि पर्वत भी है। मैं आपको कल बताया भी था कि जब हम लोग हिमाचल प्रदेश के मैप पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि पीर पंजाल, आप देख सकते हैं कि पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में कुल्लू घाटी था। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताया भी था। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग सब थोड़ा सा और इसमें समझेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं लोकेशन कि देखिए ये हमारा क्या एक हिमालय का रेंज है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और आपको लोकेशन में बता दिया कि यहाँ पर क्या है कि उत्तराखंड है। ठीक है, उसी प्रकार से बताया आपको हिमालय है। ठीक है, सॉरी नेपाल है। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ देखिए आगे जो कि सिक्किम है, इधर भूटान है, जो कि इधर हमारा नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर एक नंदा देवी है। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं नंदा देवी है, यहाँ पर कामेत है, त्रिशूल है, ये सब क्या पर्वत है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें हम, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं एक और में यहाँ पर बताना भूल गया। ठीक है, आपको जैसे काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर, तो काराकोरम की बात करें हम, तो इसी में क्या सबसे ऊंची चोटी हमारा एक है जो कि K2 हमारा। ठीक है, तो यहाँ आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर नेपाल की अगर देख सकते हैं, नेपाल में क्या हमारा है, तो यहाँ पर मकालू है जो कि माउंट एवरेस्ट है और हमारा सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, देख सकते हैं। और नेपाल में एक गोसाई नाथ भी पर्वत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है नेपाल के बारे में आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों अगर इस क्षेत्र को बिहार के बात है, तो बिहार के जस्ट अगर यहाँ पर देखते हैं, जो कि हमारा जो कि उत्तर और जो कि पश्चिम की बात करें यहाँ पर, तो सबसे ऊपर में क्या है, पश्चिमी चंपारण है, जो कि यहाँ सोमेश्वर की पहाड़ी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों अगर थोड़ा सा और यहाँ सिक्किम की बात करें हम, तो यहाँ पर क्या कंचनजंगा है, जो कि भारत में, दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, भारत में, बार बार भारत में सबसे ऊंची चोटी की बात करेगा तो कंचनजंगा है। ठीक है, आप याद रखिएगा। अब भारत की कहेगा तो फिर आपको K2 मारना पड़ेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो ये हम देख सकते हैं इस एरिया को। आप इसके जब हम नॉर्थ ईस्ट के और हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, तो आप नॉर्थ ईस्ट के बाद में बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आपको दोस्तों यहाँ पर कुछ पहाड़ियों को याद रखना है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि मिरी की पहाड़ी हो, दाफला है, अबोर है और मिसमी है। ठीक है, इस प्रकार से 4 पहाड़ी आप याद रखिएगा। ठीक है, क्या याद रखना है कि मिरी हो गया, दाफला हो गया, अबोर हो गया और मिसमी। ठीक है, मिसमी, ये 4 पहाड़ियाँ जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ नामचा बरवा की बात करें हम, तो फिलहाल जो है अभी चीन की जो कि अब कब्जे में आप देख सकते हैं। ठीक है, हमेशा जो है चीन जो इस पर हमेशा चढ़ाई करते रहता है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करें, हम देख सकते हैं कि इधर हमारा नागालैंड का क्षेत्र है। नागालैंड की बात करें तो यहाँ पर एक सारामती पर्वत है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये हमारा नागालैंड भारत में है। ठीक है, और इधर हमारा म्यांमार है। ठीक है, अगर नागालैंड और म्यांमार के बीच में, सॉरी, भारत और म्यांमार के बीच में अगर एक पर्वत है जिसका नाम है नागा पर्वत है, तो दोस्तों आप नागा पर्वत के बारे में याद रखिएगा, जो कि भारत और म्यांमार के बीच में एक नागा पर्वत है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मिजोरम है। मिजोरम में क्या है, एक ब्लू पिक करके एक पर्वत है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ब्लू पिक करके यहाँ पर पर्वत है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो कि जो कि क्या है, तो मेघालय है। और मेघालय में बात करें 3 पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि गारो हो गया, खासी हो गया और जयंतिया हो गया। ठीक है, तो आप इस 3 पहाड़ियों को आप याद रखिए, कहाँ पर, मेघालय में। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, तो इसकी क्या विशेषता है, जब हम लोग सब मानसून पढ़ेंगे तो और विस्तार रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम लोग सबने देख लिया। ठीक है, उसी प्रकार से देखा हमने। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड का क्षेत्र है। और झारखंड की बात करें हम, तो यहीं पर राजमहल की पहाड़ी है और यहीं से क्या है, हमारा गंगा जो है, जो कि साहेबगंज से होते हुए जो है इधर पश्चिम बंगाल होते हुए चली जाती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों थोड़ा सा यही हम देखने का प्रयास करते हैं कि ये हमारा जो कि एक विंध्य पर्वत है, आप देख सकते हैं कि हमारा कुछ एरिया राजस्थान का भी है और MP का भी है। और यहाँ जो है बिहार के जो कि रोहतास तक, सासाराम तक जो है, जो कि
विंध्य पर्वत का जो क्षेत्र है और यहीं पर कैमूर की पहाड़ी है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों अगर झारखंड में देख सकते हैं कि झारखंड में राजमहल की पहाड़ी दिखा दी आपको हम सब। उसी प्रकार से देखते हैं कि एक डलमा एक पहाड़ी है जो कि झारखंड में है। उसी प्रकार देखिए जो एक राजमहल की रामगढ़ है, तो रामगढ़ किसके बीच में है, तो आप देख सकते हैं कि इधर हमारा जो कि छत्तीसगढ़ है, ठीक है, और इधर हमारा क्या है, हमारा इधर जो है इधर झारखंड है। तो दोनों के सीमा पर जो है एक रामगढ़ की पहाड़ी है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। रामगढ़ की पहाड़ी जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आप दोस्तों हम लोग सब आगे थोड़ा देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा देखेंगे हम लोग आरावली के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आरावली पर्वत है, ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, गुरु शिखर है, ठीक है। गुरु शिखर जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा एक ही में आपको पूरा मैं समेट दिया हूँ, ठीक है। तो आप राजस्थान के लोकेशन को देख सकते हैं और यहीं पर क्या आरावली जो कि पर्वत है और सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, गुरु शिखर है, और यहीं पर इसकी जो है यहाँ पर माउंट अबू भी है, ठीक है। तो उसी प्रकार देख सकते हैं कि सबसे जो कि प्राचीन जो कि पर्वत है, ठीक है, आप देख सकते हैं, और इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। दोस्तों थोड़ा सा अगर हम इसको हम थोड़ा सा अगर ऊपर की ओर जाएँ तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है एक सीमा जो है जो कि पंजाब और जो कि हमारा पाकिस्तान का सीमा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक नंगा पर्वत है, ठीक है, आप देख सकते हैं, जो कि पीओके के क्षेत्र में है, और भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी हमारी है, कौन सा है, नंगा पर्वत है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे हम और देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। आइए दोस्तों हम सब ये देख लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये हम देख सकते हैं कि हमारा एमपी का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का एरिया है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें हम तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो कि नर्मदा नदी है और एक हमारा जो कि ताप्ती नदी है, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती है, और इसी के बीच में क्या है, सतपुरा एक पर्वत है, ठीक है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, धूपगढ़ है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में जो सतपुरा पर्वत है जो कि सबसे ऊंची चोटी कौन सा है इसकी, तो धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। दोस्तों यहीं पर आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश भी है, और इसी के बीच में क्या है, एक मैकाल पर्वत है। आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में एक मैकाल पर्वत है, तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों उसके बाद आते हैं हम लोग सब जो कि महाराष्ट्र में, यानी कि महाराष्ट्र में देखते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों तो यहाँ देख सकते हैं कि एक अजंता की पर्वत है, केवल एक ही राज्य में फैला हुआ है, केवल हमारा कहाँ महाराष्ट्र में फैला हुआ, उसके सिवा और किसी राज्य में अजंता का विस्तार नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम लोग सब देखने का प्रयास करेंगे, जैसे आगे और क्या देखिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि अगर इस एरिया की बात करें दोस्तों तो ये हमारा पश्चिमी घाट है और ये हमारा पूर्वी घाट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहीं पर क्या है, और यहीं पर दोनों को क्या हो रहा है, जो कि नीलगिरी पर्वत है, दोनों को जहाँ पर दोनों मिल रहा है वहाँ पर नीलगिरी पर्वत है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी आप हम लोग महाराष्ट्र में हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पर एक बालाघाट पर्वत है, उसके बाद हरिश्चंद्र पर्वत है, और उसके बाद है जो कि मांडक पर्वत है, ठीक है, मांडक पर्वत है, ठीक है। इस प्रकार से आप 3 पर्वत को आप याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे दोस्तों कि अजंता की बात हो रही जो कि केवल एक ही राज्य में फैला हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस पश्चिमी घाट की थोड़ा कुछ विशेषता बता रहा है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई सबसे अधिक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कर बात कर देख सकते हैं कि महेंद्र सॉरी इसकी ऊंची चोटी महाबलेश्वर है, जो कि इसको कालसुवाई भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पश्चिमी घाट को हम लोग सहाद्री जो घाट भी कहते हैं, ठीक है। और एक क्या है, एक ब्रह्मतोष पर्वत है, ठीक है, कौन, पश्चिमी घाट, जो कि महाबलेश्वर जो है एक ब्रह्मतोष पर्वत है। अब पूर्वी ढाल जो कि नीचे की ओर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं, यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नीलगिरी की पर्वत है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आकर यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर नीलगिरी की पर्वत यहाँ पर है, ठीक है। अगर नीलगिरी के पर्वत की बात करें दोस्तों तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा, दोदा बेटा है, आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों के यहाँ पर मिल रहा है, कहाँ पर, तो नीलगिरी पर्वत के पास, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा तमिलनाडु के क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पर एक अन्नामलाई की पर्वत है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा, तो अन्नामुड़ी है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसी को पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय या दक्षिण भारत की चोटी आदि के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते तमिलनाडु में एक कार्डमम की पहाड़ी है,
जैसे इलायची की पहाड़ी या फिर दक्षिणतम पर्वत या फिर कन्याकुमारी से सटा हुआ है। ठीक है, कौन कार्डामम की पहाड़ी, सबसे दक्षिण की ही पहाड़ी कार्डामम की पहाड़ी, इसके नीचे और कोई पहाड़ी नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों थोड़ा सा हम केरल का क्षेत्र में देखते हैं। केरल का क्षेत्र में देखते हैं तो यहाँ पर बाबा जो कि यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो कि एक मिनट, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कानन देवन की पहाड़ी है जो कि केरल के इडुक्की ज़िले में है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि चाय की खेती की बात करें, पहाड़ी की बात करें, जैसे कानन हो गया, नीलगिरी हो गया, और दार्जिलिंग जो है जो कि चाय की पहाड़ी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग सब कि अगर इस क्षेत्र की बात करें, इस क्षेत्र की बात करते हैं दोस्त, ठीक है, हमारा जो कि हमारा पूर्वी घाट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पूर्वी घाट की बात करें हम तो इसमें तो हमने बता दिया, अन्नामलाई बता दिया है, और यहीं पर देख सकते हैं दोस्तों यह तमिलनाडु के क्षेत्र है, और यहीं पर क्या है, एक सेवराई की पहाड़ी है जो कि तमिलनाडु के सेलम एक जगह है, उसी जगह में पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार देख सकते हैं। ठीक है, और यहीं पर देखते हैं कि जो कि कोदाई कैनाल जो कि तेलंगाना में है, और पाली पहाड़ी का एक स्थित है जो कि डिंडीगुल जिला में कोदाई नाल है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा जो एरिया है पूरी तरीक़ा से आंध्र प्रदेश का एरिया है, और यहाँ पर नल्ला मलाई और जो कि रामगिरी की पर्वत है। ठीक है, नल्ला मलाई कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और उसके बाद अगर ऊपर आते हैं तो ये हमारा उड़ीसा का क्षेत्र है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उड़ीसा के क्षेत्र को गढ़वाल की पहाड़ी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पूर्वी घाट की अगर देखें दोस्तों, ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो महेंद्रगिरी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, महेंद्रगिरी है, जो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, महेंद्रगिरी है। और जबकि पश्चिमी घाट की अगर ऊंची चोटी की बात करें हम तो कौन सा है, जो कि महाबलेश्वर, जो कि कल सुबाई भी कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको पूरे पर्वत को हमने एक बार लोकेशन को बता दिया। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में आपको समझ में आया हो, और अगर नहीं तो आप इस वीडियो को आप एक बार, दो बार, तीन बार करके आप इसको पढ़िएगा, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो कि हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो कि भारत के जो कि भूगर्भिक संरचना को देख लिया, और इसकी जो विस्तार को देख लिया। ठीक है, कि कहाँ कहाँ तक फैले उसको पठार को देख लिया। ठीक है, और हमने पूरे पर्वत को देख लिया। ठीक है, कौन कौन सा राज्य में कौन कौन सा पर्वत, उस सारे पर्वत को देख लिया। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इन सारी चीज़ों को देखने का प्रयास किया। ठीक है, तो चल दोस्तों फिर इसके आगे और हमारा क्या है उसको हम लोग सब अगले वीडियो में हम लोग सब पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद इससे जितने सारे MCQ क्वेश्चंस अभी तक एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, मैं सारे MCQ क्वेश्चंस को आपको मैं करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों हमारे इस वीडियो को आप बार बार देखें, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।